भारत चीन सीमा विवाद कुछ आज की बात नहीं है, दशकों पुरानी ये एक चीज़ है जो भारत और चीन के बीच में लगातार डिस्प्यूट करती रही है। इससे पहले भी कई फेस ऑफ हुए हैं, स्टैंड ऑफ हुए हैं, लेकिन जो इस बार तस्वीरें देखने को मिली हैं इस तरीके का पहले कभी नहीं देखा गया। 1962 में लड़ाई हुई थी, वो फुल फ्लैज वॉर थी, लेकिन उसके बाद हमेशा से धक्का मुक्की और एक दूसरे के एरियाज़ में जाना ये लगा रहता था। लेकिन इस बार जो 20 जवानों की शहादत हुई है बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रिगेडियर केजी बहल साहब। स्वागत है सर आपका न्यूज़ स्टूडियो में। सर सबसे पहले तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आज जो चीज़ें हो रही हैं और आप रहे हैं 64 में, आपने बताया वहाँ पे कार्य किया है, तो तब में और अब में क्या फ़र्क है? देखिए, उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली दफ़ा मैं पठानकोट से लद्दाख ले गया था तो हमको 13 दिन लगे थे। उसमें सड़कें नहीं थी, पक्की नहीं थी, कच्ची सड़कें थी ऐसे ही, और दिन में सिर्फ गाड़ी चलती थी, रात में गाड़ी नहीं चलती थी, कोई लाइट नहीं थी, तो दिन में गाड़ी चलती थी। और 13 दिन लगे थे, सुबह से चल करके शाम तक। मैं ड्राइवर को नहीं पहचान सकता था, ना मुझे ड्राइवर पहचान सकता था। इतनी डस्ट थी, इतनी मिट्टी उड़ती थी, एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते थे। तो ऐसा एरिया था, इतना डिफ़िकल्ट एरिया था। तो वहाँ पर होता ही था, जहाँ पर पहुँचे पहले नाव मिट्टी उतारो तब आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट डे सुबह हम तैयार होकर फिर चल लेते थे। तो 13 दिन लगे थे लेह में। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था तब लेह में। हमने जाकर पहली दफ़ा वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल बनाया, 26 बेड हॉस्पिटल वहाँ जाके बना। और वहाँ पर एयर जो फील्ड था वो भी पक्का वो बना नहीं हुआ था, तो उसको भी इम्प्रूव किया। कई चीज़ें वहाँ पर हुई। अभी तो अगर उस समय का लेह और अब दिल देखें तो आप पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी वहाँ पर अकोमोडेशन बन गई है अब कि एक तरह से फैमिली अकोमोडेशन हो गया है वहाँ पर, जो उस वक्त तो खैर कोई जा नहीं पाता था। तो बहुत अंतर है। एक चीज़ सर हमेशा हम सुनते हैं कि अभी पॉलिटिशियंस भी हैं, सब लोग मतलब एक चीज़ यही कहते हैं कि चीन ये ना समझे कि अब 1962 वाले हैं हम। मतलब तो मैं वही जानना चाह रहा था कि सेना ताकत और वहाँ पे जो हमारा सेटअप था उस हिसाब से कितना चेंज आया है। उस वक्त चीन किस कंडीशन में था और इंडिया की फ़ौजें किस कंडीशन में थी जो आज हालात सुधरे हैं? देखिए, उस वक्त चाइना की फ़ौजें भी कम थी, हमारी भी कम थी, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि अभी इतनी तरक्की हो गई है, इतना वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है कि हमारी पूरा कोर वहाँ बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं है चाइना का, नहीं, चाइना वाले भी आए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया, सारी बात है कि कैसे आ रहे लोग समझते हैं शायद हमारे एरिया में आ गए। ऐसा नहीं है। जब उस वक्त लाइन बनी थी, हमारी जब ड्रॉ लाइन हुई थी, तो ये एक्चुअल कंट्रोल थी। एक होता है कि भाई आपका पक्की लाइन बन गई, इसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त था ये लाइन एक्चुअल कंट्रोल थी, यहाँ तक आगे, इसके आगे हमने लाइन लगा दी, इतना एरिया में यही कंट्रोल करेंगे, इतने में पेट्रोल करेंगे, इतने में हम करेंगे। ऐसा हर एक लिस्ट कर दिया गया था। और जैसा भी आपने देखा भी होगा कि ये भी फैसला हुआ था कि हम गोली नहीं चलाएंगे कभी होगा। तो ये तभी की बात बनी आ रही है। लेकिन वॉर के बाद, हाँ, उसके बाद में यही फैसला हुआ था कि देखिए हम गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा ही चला आ रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो इस समय बात हुई, चीन ने बिना बताए ऐसे एरिया में, पहले था कि इस एरिया में कोई नहीं आएगा, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें कोई नहीं आएगा, वो कुछ बनाएगा, कुछ नहीं, ना कोई एयरफील्ड बनाएगा, ना कुछ नहीं करेगा। तो ये फैसला था अपना। लेकिन अभी इन्होंने उसका उल्लंघन किया। उन्होंने जाकर यहाँ पर बहुत सारी फौज ले आए, नाइट एक्सरसाइज की और डराने धमकाने की बात की। उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि हिंदुस्तान डर जाए। लेकिन हमने बताया कि देखिए हम डरने वाली बात नहीं है इसमें। इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान देखिए, जब से हमने कहा था कि हम POK ले लेंगे, तब से सारी पाकिस्तान की फ़ौज बॉर्डर पर ही बैठी हुई है और रोज़ाना कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं, रोज़ाना कुछ ना फायरिंग करेंगे, कुछ करेंगे। तो हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये बताना चाहते हैं कि हम उधर से चीन आए, इधर से हम हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के इंडिया को उलझाए रखने वाली बात है कि हम चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं उलझाएंगे, हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। लेकिन ऐसे कोई कमज़ोर नहीं है, हम दोनों जगह लड़ने को सक्षम हैं और बिल्कुल तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए अभी जो है चाइना को समझना पड़ेगा कि देखिए, आप ये समझ के आए थे कि हम इनको धमका देंगे या इनको डरा देंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, हिंदुस्तान को सक्षम है और इतनी फ़ौज है हमारे पास। खाली फ़ौज उसकी आर्मी का ही नहीं, एयरफोर्स हमारे पास, नेवी, सारा सब तैयार है बिल्कुल कि उनको मुकाबला करने के लिए। अगर जो खुदा ना खास्ता कुछ इस तरीके की कंडीशंस आती हैं कि फुल फ्लैज वॉर या मतलब इस तरीके, तो इसमें सबसे
वैसे तो तीनों ही सेना वहाँ पे रहती है, लेकिन जो लद्दाख वाली कंडीशंस में, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ लद्दाख से ही मोर्चा खोला जाएगा या फिर और जगह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सकती हैं, या फिर ये जो लड़ाई है उनके एथिक्स के खिलाफ है कि भाई आप जहाँ से एक तरफ से आए तो वहीं से आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, लड़ाई में ऐसा नहीं होता। अभी इस एरिया में आए हैं ये सोच कर कि हमारे पास शायद फ़ौज कम हो, लेकिन हमारे पास इतनी फ़ौज वहाँ पर है उस एरिया में कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं। हमारे तो पूरा सामान है हमारे पास, हमने एयरफील्ड बना लिए हैं, वहाँ पर सड़कें बना ली हैं, तो सब चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, एक कहावत हमेशा कही जाती है चीन के लिए कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। तो ऐसे जो इसी तरीके से चलता रहा, 2 कदम आगे बढ़ेंगे 1 कदम पीछे जाएंगे, तो काफ़ी हमारा क्षेत्र जाता जा रहा है। तो इसके लिए क्या एक ठोस कदम चीज़ें उठानी होंगी? नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं जा रहा, हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, सिर्फ वहाँ पर ही है, वो क्षेत्र है जहाँ पर की डिस्प्यूट है, वहीं पर है। वो कुछ एरिया उनके पास है, कुछ हमारे पास है, ऐसा नहीं है उनके पास सारा है, हमारे पास भी है। जिसको डिस्प्यूटेड है, जिसको वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं उनका है, मतलब तो ऐसी चीज़ें, ऐसा एरिया है, तो उस एरिया में ऐसे हो रहा है। हमारे जहाँ तक हम कहते हैं हमारा, जहाँ पर हम थे वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें घुस के आ गए लोग और ऐसा कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट उससे पता लगा है कि इन्होंने वहाँ पर आकर के डैम बनाने का प्रयास किया है, नदी को रोकने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें करने का, ये जो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी एक्सपोज हो जाएगी इनकी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को ये भी डर होना चाहिए कि उनका ट्रेड हमारे साथ बहुत बड़ा है, हमारे साथ उनका व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, और यदि हमने सामान सब कुछ बंद कर दिया तो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। मैं ग्राउंड रियलिटी जानना चाहता हूँ कि जब उस वक्त भी जाते होंगे आप लोग, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं या उस तरफ से आते हैं, तो एक मन में क्या फील रहता है कि आप पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, दुश्मन देश की सेना आपके सामने आती है, और सुनने में ये भी आता है कि कई बार काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है, आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, जूस और ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स अपनी अपनी कंट्रीज़ के शेयर किए जाते हैं, इस तरीके का क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई वातावरण नहीं होता कि हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भी होते हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पर भी यही होता है कि नहीं, उनको ध्यान होता है कि हम ऐसा लड़ाई ऐसी नहीं करनी है, या ऐसी कोई हमने कोई बात नहीं करनी है जिससे कि हम दूसरे को उकसाएं। ऐसा भी नहीं, कभी कभी हो जाता है, जैसा कि अभी हुआ है, या इससे पहले ये करते रहे, चाइनीज़ करते रहे हैं, वो इसलिए करते रहे हैं धमकाने के लिए। इनका हमेशा ये डर रहता है कि हमको धमका दें, इनको शायद धमकाने से ये पीछे हट जाएंगे और हमें दे देंगे। सर, पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर में काफ़ी फ़र्क है, चीन के साथ जो अलग है, क्योंकि कुछ आईटीबीपी के जो पर्सनल्स हैं उनसे मेरी बात होती है, तो बताते हैं कि काफ़ी बड़ा नो मैंस लैंड होता है, उसमें जाते हैं तो सामने से कई बार चीन की सेना भी आती है, तो उसमें ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अलग होकर हम निकल जाना उसमें बेहतर रहता है, और एक दूसरे का हक। तो उसमें क्या चीज़ रहती है कि हर समय तनाव बना रहता है जब उस तरीके की पेट्रोलिंग होती है उस क्षेत्र में, और जबकि चीन हमेशा अपना एक दावा पेश करता रहता है कि भाई आप यहाँ से जाइए। देखिए, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर की दिक्कत होती है कि जहाँ में होता है कि भाई हमने इधर से आएगा तो हम उसको मार देंगे। जहाँ पर ऐसी घटना होती है, जहाँ पर ऐसा एरिया होता है, तो वहाँ पर तनाव ज़रूर होगा। लेकिन जहाँ पर होता है कि भाई यार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप ये लाइन के इधर कर रहे हैं, उसके उधर कर रहे हैं, तो कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कभी ऐसा नहीं होता। अभी जितने इंसिडेंट हो रहे हैं आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कोई बाउंड्री नहीं है, इधर में पाकिस्तान, इधर में इंडिया है, कोई बाउंड्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर चौकियाँ बनी हुई हैं, तो चौकी काफ़ी दूर दूर बनी होती हैं, तो बीच में से निकल गया, ऐसा भी हो जाता है। तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके लिए हमारी निगरानी रहती है कि देखो उधर को निकले ना करें। मतलब ये रोज़ की चीज़ें हैं जिनसे डील करना पड़ता है। दूसरा सर, उत्तराखंड में हैं आप भी, उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ भी चीन के साथ सीमाएं लगती हैं, भारत की काफ़ी सीमा, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया और पिथौरागढ़, ये इन जगहों पे जो सीमाएं लगती हैं, तो इनमें क्या चीज़ें, जब वहाँ पर तनाव बढ़ता है तो क्या इन पे भी स्वाभाविक है कि भाई यहाँ पे फोर्स तो बढ़ेगी क्योंकि बॉर्डर है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि वहाँ से अगर जो मोर्चा खोलता है चीन, तो यहाँ से भी इस तरीके की हरकत कर सकता है या सीमा क्रॉस कर सकता है? पहले भी कई बार इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं और या इस तरीके से सुनने में आया है कि आते रहते हैं। तो देखिए, इससे जब भी ऐसा कुछ होता है हमें फ़ौज बढ़ानी पड़ती है, अभी भी है। जितने पिछले दिनों हमने सड़क बनाई, इधर भी कुछ सड़कें बनी हैं, तो वहाँ से
देखने में ये आया था कि वहाँ से पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है, या खाने के लिए नहीं है, या और पानी नहीं है वहाँ पर। तो इन सब का ये हुआ कि ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ। तो कोशिश की जा रही है ये सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करने की। अभी जैसे ही हुआ, अलर्ट हुआ, अब अलर्ट हो गया था, मतलब ये हुआ कि हमारी वहाँ पर चौकियाँ खुल गई, वहाँ पर हमारे जो बंदे भेज दिए गए हैं, और वहाँ से निगरानी, एयरक्राफ्ट से निगरानी शुरू हो गई कि देखिए अगर वही आते हैं तो ये एक्शन होगा। पहले आ जाते थे तो हम लोग परवाह भी नहीं करते थे। चौराहे में होते थे जो चरागाह होते, उसमें जो होते थे लोगों को बताते थे, हाँ भाई आए हैं गडरिए भी, हाँ ये आए हैं, ठीक है आए हैं चले गए हैं, कोई नो बडी बॉदर्ड, क्योंकि उनका पता था कि ये ट्रेन ऐसा है कि वहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ता था। और हमने बल्कि मैं फेस ऑफ नहीं होता था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता था फेस ऑफ। और जहाँ होता था इनको भगाते थे, भाग जाते थे वापस, ये रुकते नहीं थे, फिर ये भाग जाते थे। तो कई बार हो चुका है कि भागे आए हैं, फिर चैलेंज किया तो चले गए। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे जो 3 एरिया हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पर हमारी प्रॉपर फोर्स लगा दी गई है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो क्या कैसे कैसे किया जाएगा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, हमारा एक हेलीकॉप्टर, मतलब एक हवाई जहाज़ हमारा जो था, वो जाकर के सब सामान लेकर के वहाँ पहुँचा था। वहाँ लैंड हुआ, जब लैंड हुआ तो इनको चाइनीज़ को हुआ कि साहब यहाँ कैसे लैंड होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो हुआ है, जब चाइनीज़ को उनको खदेड़ के निकाल दिया गया है, तो ये दोबारा, हालांकि मीटिंग में ही कहा गया कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से रातों रात में प्लान बना करके कि इन्होंने हमारी पिटाई की है, चलो हम इनकी पिटाई करते हैं। तो इस भावना से वो आए थे, इस भावना से नहीं आया कि हम इतने मर जाएंगे, मार देंगे, कुछ करेंगे। कि भाई उनका जो डिस्प्यूटेड लैंड पे जो टेंट्स वगैरह हैं वो हटा दिए गए थे भारतीय सेना, तो वो उन्होंने उसका ये उस कारण हुआ है, प्री प्लान्ड वो था। और कि भाई प्री प्लान वैसे नहीं था, यही था कि जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो यार हम मार कर के आ गए। नेचुरली कोई पिट के जाएगा तो कहेगा लोग भाई तुम कैसे पिट के आ गए। तो उन्होंने फिर ये प्लान बनाकर किया है। तो उसमें मारने का, उसमें मुझे नहीं लगता कि था, हो गया लड़ाई हुआ। भाई लोग कहते हैं कि साहब आपने गोली क्यों नहीं चलाई। अभी कई लोग कहते हैं कि साहब गाली, जब गोली आपके पास थी, पहले कहने से आपके पास हथियार नहीं थे। अरे भाई हथियार रहते हैं, उन्हें चलाते नहीं। के लिए आ रही कि निहत्ते निहत्ते नहीं थे होते कभी भी। तो वो जो है उनका नोजल डाउन होती है, हमारा ये जो होता है कि लगाया हुआ है स्लैंग नीचे डाउन हो उसमें। तो उसमें ऐसा नहीं करते कि हम उसमें तो गोली चला सकते हैं, लेकिन चलाते नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस थी कि हम अनुशासन है कि हम गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने ख़त्म कर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें, लाठियाँ जिसमें कीलें लगी हुई हों या और कांटे तार हों, या इस तरह की चीज़ें लेकर के आए, हाँ ये गलत है। जब एक बार ऑर्डर हो गया कि हम इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो यूँ कहूँगा कि चाइना को चाहिए कि इसके लिए माफ़ी मांगे कि हमने ये गलती की है। ये गलती है उनकी कि देखिए आपने जब ये था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने किया, तो गलत है ये। सर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा, अभी जो आपने बताई है कि गोलियाँ, लोग बोल रहे हैं कि गोलियाँ क्यों नहीं चलाई, लेकिन एक चीज़ है कि जब सर इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि 20 लोग मारे जाना बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरीके से हथियारों से, तो क्या तब भी सेना किसी का मतलब इंतज़ार था, या फिर एक अंदर से एग्रेशन आ जाती है कि भाई हम पे इतना वार हो रहा है, हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए हैं और कि भाई हमारे पास वेपन है। तो वो देखिए पहली बात तो ये है कि वो रात का समय था, अंधेरा था, किसी ने, और साथ में किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरह के वेपन लेकर के आएंगे, इस तरह की चीज़ लेकर के आएंगे कि हमने इसको मारेंगे। और ये भी किसी को ख्याल नहीं था कि इतने लोग आएंगे कि हम उनके 50 लोग हम उनके मार देंगे, वो हमारे भी 20 लोग मर जाएंगे, और 50 लोग जख्मी हुए, हमारे भी तो हुए, और जख्मी भी हुए। तो जख्मी हुए का मतलब यही है कि उनके पास जो हथियार लेकर के आए हैं वो जो नहीं लाने चाहिए तो वो लाए, गलत है वो। तो उसके लिए चाइना को माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलत काम किया है उन्होंने, और पीछे हटें और बाद में बात करें, जा करके देखिए हम बातचीत करें, अगर शांति चाहते हैं तो। अगर शांति नहीं चाहते तो ठीक है, आए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो उस चीज़ पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वॉर तो बिल्कुल भी शायद अभी दोनों देशों के लिए सही ना हो, लेकिन अगर जो वॉर होती भी है तो इसका कितना नुकसान इंडिया या चाइना दोनों को झेलना पड़ेगा, और किस किस तरीके की समस्याएं अभी आ सकती हैं, और क्या इंडिया अभी उस चीज़ के लिए रेडी भी है या नहीं है? देखिए मैं समझता हूँ अगर वार होती है तो ये एक वर्ल्ड वार होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बाकी कंट्रीज हैं सब चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे चाइना के अगेंस्ट हैं, सारे मिलेंगे और मिल करके अटैक होगा, फिर ये ऐसा नहीं होगा। फिर हो सकता है ये न्यूक्लियर वार भी हो जाए। अभी तक इस और सर दूसरी चीज़ एक ये है कि
चाइना लगातार इंडिया को परेशान कर रहा है उसके पड़ोसी देशों को बरगलाकर, जैसे कि उसमें नेपाल भी है। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन रहा है, लेकिन नेपाल है, नेपाल के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ के लोग भी यहाँ पे रोज़ आना जाना बोलते, रोटी बेटी का संबंध है, यहाँ पर सरकारी सेवाओं में भी हैं। तो ऐसा क्या हो गया इंडिया की तरफ से, जो ऐसी क्या चूक हो गई कि नेपाल जाकर चीन की तरफ से चीन की ज़बान बोलने लगा? देखिए, चीन की पॉलिसी ये है, वो जगह जगह जाते हैं हर कंट्रीज़ में, वो वहाँ जा कर के फ्री में चीज़ें बना के देते हैं। हम आपके लिए कर देते हैं, हम आपके लिए कर देते हैं। वो यहाँ पर नेपाल में नहीं, उन्होंने किया है जा कर के, पाकिस्तान में भी किया, श्रीलंका में किया, इसमें बांग्लादेश में किया, जितने हमारे आसपास के देश हैं वहाँ पर सब जा कर के कहते हैं कि हम ये आपके लिए बना देते हैं। वो कहते हैं फ्री में बना रहे हैं, बना दो, बदले में उसके हाँ। लेकिन क्या करते हैं, फिर जब बन जाता है तो कहते हैं ये तो हमारा है, अपनी बेस बना लेते हैं। तो ये बेस हो रही है। नेपाल सिर्फ अपनी सीमा बढ़ाना ही नहीं, कुल मिला के चीन का एक उपनिवेशिक वो बनता जा रहा है कि आने वाले समय में जब नेपाल बिल्कुल पूरी तरीके से चाइना के रंग में रंग जाएगा तो चाइना उस पर अपना हक जमाने लग जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। हालांकि चाइना का प्लान है ऐसा करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो भारत को जानते हैं, हम उनको जानते हैं कि कोई आपस में ऐसी कोई मनमुटाव की बात नहीं। और दूसरा बात ये है कि वहाँ का जो चीज़ें हैं पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, वो अभी भी हैं वहाँ पर, उसको कभी भुला नहीं जा सकता। चाइना ला के उनको नहीं कह सकता कि आप इसको छोड़ दीजिए, उस चीज़ को वो नहीं छोड़ सकते। तो कुल मिला के ये है कि नेपाल को भी आने वाले समय में बात ये समझ आ जाएगी कि चीन किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी निवेश बढ़ाता है दूसरे देशों में और उन पे कब्जा करने का काम करता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैसेज है आज की जो यंग जनरेशन्स भी है और या फिर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी मैं आपसे चाहूँगा कि एक मैसेज की, मतलब जो वॉर रिपोर्टिंग है या फिर इस तरीके के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पे किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाए और किस जिम्मेदारी से की जाए, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है कि बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को बताया जाता है। देखिए, मैं देखने में आया है कई चैनल्स ऐसी हैं हमारी जो कि गलत चीज़ें बता रही हैं, जो फैक्ट्स डाटा भी, और कई चीज़ें ऐसी बता रही हैं जो कि नहीं हैं, जिसको भड़काने वाली बात आ जाती है, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो सच बता रहे हैं, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं, मतलब लद्दाख में भेजे हुए हैं, वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं ये ऐसा ऐसा हो रहा है। आप हाँ बिल्कुल, तो वो ऐसी चीज़ें पर हमें विश्वास करना चाहिए कि देखिए ये चीज़ ठीक है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा देश सक्षम है और हम चीन पाकिस्तान दोनों का मुकाबला कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर के.जी. बहल साहब, जिन्होंने चीन के बारे में, चीन के मुद्दों पे हमसे बात की और चीन की पुरानी और अब नई जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो उसके जो चोरी छिपे जो वार करता है, वो सब चीज़ें बताई। तो कुल मिला के ये है कि इंडिया को घबराने की बात नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से सक्षम है अगर जो किसी भी तरीके की कंडीशंस आती हैं। और साथ में ब्रिगेडियर साहब ने एक चीज़ ये भी बताई कि जो गलत तरीके की रिपोर्टिंग है, एग्रेसिव रिपोर्टिंग है, इससे बचना चाहिए नए पत्रकारों को भी और बड़े जो चैनल्स हैं उनको भी। तो इसी तरीके के चर्चाओं को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए संवाद स्टूडियो में।